स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। और आज की इस खास बातचीत में आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आपके एक बेहद चहेते, आपके ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी के फैकल्टी उत्कर्ष सिंह हमारे साथ में हैं। और आज उत्कर्ष सर के साथ में हम भी बातचीत करेंगे आपके इस ऑप्शनल के बारे में कि कितना आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है इस जर्नी में यूपीएससी की। उत्कर्ष सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। थैंक यू वरुण जी, आपसे भी मिलके काफ़ी समय बाद मिलने को हुआ और काफ़ी अच्छा लग रहा है जी। मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा, क्योंकि आपसे जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो भी जानना चाहते हैं, हम लोग भी जानना चाहते हैं कि आपकी जो जर्नी थी ये कैसी रही, आपकी कहाँ से जर्नी शुरू हुई, आपने कैसे एंथ्रोपोलॉजी को अपना पढ़ने से पढ़ाने का सब्जेक्ट बनाया। एंथ्रोपोलॉजी के बारे में वरुण जी ऐसा है कि ये सब्जेक्ट में आप जब इसका यूपीएससी का सिलेबस देखो या फिर इन जनरल भी अगर आप कोर्स स्ट्रक्चर को जी। देखते हो तो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि एक बार जब आप इसके अंदर पैर रख देते हो तो एक दलदल की तरह आपको खींचे चले जाता है। जी। और यूपीएससी में जब भी आप देखते हो कि मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट में जो फैकल्टी यहाँ पे आज की डेट में पढ़ा रहे हैं, आफ्टर 90s एक सूखा पड़ा हुआ है एंथ्रोपोलॉजी में। मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज जो यहाँ पे हैं इस डोमेन में, उनका यूपीएससी के साथ तो एक एक्सपीरियंस रहा है, उन्होंने कुछ अटेम्प्ट्स दिए, प्रिपरेशन किया एंथ्रोपोलॉजी को ऑप्शन लेकर के, पर आगे उनका कोई उसमें एकेडमिक कंटिन्यूएशन नहीं देखने को मिलता है। ओके। तो जब मैंने भी इसको एज एन ऑप्शनल चुना था, ग्रेजुअली एंथ्रोपोलॉजी को के साथ 2-3 साल बिताते हुए जी। मैंने डिसाइड किया कि ये सब्जेक्ट जो है इसमें मुझे अपने एकेडमिक कंटिन्यूटी को भी बनाना है। मास्टर्स किया मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से, जो कि तीसरा इंस्टीट्यूट है एंथ्रोपोलॉजी का। बिल्कुल। आज़ादी के 3 साल बाद वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी खुला था। साथ ही साथ यूजीसी नेट जेआरएफ के जो एग्जामिनेशन होते हैं उसको 2 बार क्लियर किया, डीयूटी में ऑल इंडिया रैंक 3rd को अचीव किया। एंड सबसे बेस्ट पार्ट है जो मुझे एंथ्रोपोलॉजी की जर्नी में लगा, ट्राइबल्स के बीच नक्सल एरियाज़ में, नक्सल प्रभावित एरियाज़ में काम करने का मौका मिला। सिंगरौली बेसिन जो सोनभद्र का रीजन है, मिर्ज़ापुर सीरीज़ कई सारे बच्चे देखते हैं, तो उस रीजन में काम करने का मौका मिला। काफ़ी अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहा है, मतलब इसमें एंथ्रोपोलॉजी का आपका भी जो जर्नी है वो काफ़ी अच्छी रही है। ये जो ऑप्शनल है एंथ्रोपोलॉजी का, अगर देखा जाए तो एग्जिस्ट ये पहले, मतलब जब स्कूलिंग के टाइम पे या उसके पहले हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, बच्चों ने, जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने नहीं पढ़ा है। ये अचानक से किस तरह का एक बूम कह लीजिए या क्या है कि इतना ज़्यादा लोग इसको पसंद करने लगे हैं और इतना ज़्यादा क्रेज़ हो गया एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल का, ये कैसे हुआ है? जिस किस्म की आप रिसर्च करते हैं वरुण जी, मुझसे बेहतर आप इस सवाल को बता सकते हैं, इसका जी। जवाब दे सकते हैं। पर मुझसे अगर आप पूछे तो बिल्कुल आपने सही कहा कि स्कूलिंग के लेवल पे हमें इंडिया में एंथ्रोपोलॉजी नहीं देखने को मिलता है। जी, लेवल ऑफ बिल्कुल, ग्रेजुएशन ये आता है। बिल्कुल। पर वेस्टर्न वर्ल्ड में हम जाकर के देखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसका ट्रेंड आपको देखने को मिलता है। यूरोप में, ओके। अमेरिका में जाएंगे तो बहुत ही चहीता सब्जेक्ट वहाँ पे देखने जी। को मिलता है। तो स्कूलिंग के लेवल पे तो ये बिल्कुल भी नहीं था, जी। पर इसके अंदर कुछ एक खूबियाँ हैं। एक तो ये मेजर ऑप्शनल की आप बात करो, यूपीएससी में कुछ 5 या 6 मेजर ऑप्शनल हैं जिसको हर साल अच्छे खासे अमाउंट में एस्पिरेंट्स चूज करते हैं। उसमें ये इकलौता ऐसा ऑप्शनल है जो अराउंड 5 से 6 महीने के टेन्योर के बीच में खत्म हो जाता है, अलॉन्ग विद अगर आप टेस्ट सीरीज को भी ऑप्ट कर रहे हो जो हम स्टडी IQ में आपको प्रोवाइड करते हैं। जी। इसके सिवा जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक है, 85%। तो आपको कंपाइलेशंस की ज़रूरत नहीं है। आज कुछ न्यूज़पेपर में निकला, इंडियन एक्सप्रेस में निकला, वरुण जी ने कोई स्टोरी बनाई यूट्यूब पे डाली है तो उसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ले लें, जी। ये सारी दिक्कतें आपको नहीं फेस करनी पड़ती है। इसलिए, और खासकर अगर आप 2016 के बाद का एक स्टैट्स उठा करके देखते हैं हम जी। लोग, तो इकलौता ऐसा मेजर ऑप्शनल है जिसकी 10.5% के आसपास की सक्सेस रेट है। ओके। बाकी सारे मेजर ऑप्शनल को आप मिलाओ तो 7.7 का एवरेज वहाँ पे है। ओके, मतलब अगर आप सक्सेस रेट के हिसाब से देखें या टॉपर्स के हिसाब से देखें तो काफ़ी सारे टॉपर्स भी ऑप्शनल से। डेफिनेटली, अगर 2022 का हमने कवरेज की थी डाटा की, टॉप 10 में 4 रैंक एंथ्रोपोलॉजी की, और ये पहली बार नहीं, 2017 में भी सेम, हर साल ये, इसीलिए हम लोग इसको टॉपर्स की फैक्ट्री भी कह कर बुलाते हैं। जी। ये जो ऑप्शनल है, इसमें क्योंकि इतना ज़्यादा यूनिक है इसका जो सिलेबस है, ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे जो दुनिया भर के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं वो इसमें मिक्स है। तो ये ऐसा क्या है जो इसको इतना ज़्यादा यूनिक बना रहा है? बिल्कुल आपने सही कहा वरुण जी। जब हम सिलेबस को उठा करके देखते हैं इसमें, तो बहुत सारे लोग इंडिया में, बहुत सारे तरीके के एस्पिरेंट आते हैं। जी। टियर A सिटीज़ है, टियर 2 सिटीज़ है, टियर 3 सिटीज़ है, हर तरह से लोग आते हैं और सबकी पसंद अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यहाँ पे पढ़ना होगा तो आपकी जो बीट है, आप एक जर्नलिस्ट हो यहाँ पे, बिल्कुल। और क्राइम आपकी खास स्पेशलाइजेशन है, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज आप जी। करते हो। तो एंथ्रोपोलॉजी में हमें क्रिमिनल डोमेन के अंदर भी स्पेशलाइजेशन रखते हैं, फॉरेंसिक का जो खासकर होता है। आपने एक वीडियो भी हाल में बनाया था, काफ़ी प्यारा। जी। तो आपके इंटरेस्ट की भी चीज़ यहाँ पे है। कुछ लोग होते हैं जिनको काफ़ी कल्चर के बारे में पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगता है। मैरिज किस तरीके से आई होगी, रिलेशनशिप क्यों बनती है, क्यों फेल होती है, शादियाँ ओरिजिन कैसे हुआ, इवॉल्व कैसे हुई, हिंदूज़ में अलग है, क्रिश्चियंस में अलग है, मुस्लिम में अलग है।
रिलीजन कहाँ से आया होगा, कई सारे ऐसे सवाल आते हैं। तो उनके लिए सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी होता है। कुछ लोग बहुत साइंटिफिक ट्रेंड जी। के होते हैं, साइंस पढ़ना उनको बहुत दिलचस्पी होती है कि ग्रोथ कैसे होती है, अलग अलग रेसेस हैं, अमेरिका में हम सुनते हैं रेसिज्म का हाँ, मुद्दा अक्सर बिल्कुल। उठता रहता है। तो ये रेस बनती कैसे, फॉर्मेशंस आते कहते हैं, डिफरेंसेस आते कैसे हैं लोगों के बीचों में, ये सारी चीज़ों को आप एंथ्रोपोलॉजी में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो। और खासकर एक चीज़ जो एंथ्रोपोलॉजी में है, जो कोई भी सब्जेक्ट नहीं छू रहा होता है, वो है ट्राइबल स्टडीज। हमारे देश की लगभग पूरी पॉपुलेशन का आप उठा के देखो तो 2011 के सेंसस के हिसाब से 8.6% यहाँ पे ट्राइबल्स है, और कोई भी डोमेन उसको छू नहीं रहा है। तो एंथ्रोपोलॉजी यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाती ये क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइड सब्जेक्ट है और मतलब इसमें हर चीज़ दुनिया भर की कवर हो जाती है। जैसा आपने बताया, हमारा जो क्रिमिनोलॉजी है उसको भी ये कवर करता है, उसका भी एक पार्ट है आज के टाइम पे। लेकिन ये देखा जाए कि एजुकेशन और एग्जाम्स इतने डायनामिक हो गए हैं कि बहुत, आप कितना भी पढ़ लें, सिलेबस इतना वास्ट होता है, इतना ज़्यादा होता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें छूट जाती हैं स्टूडेंट्स के लिए। ऐसे में एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल कैसे हेल्प करता है, कितना ज़्यादा ये उसमें ईजी है? ईजी तो नहीं कह सकते, पर कितना ज़्यादा अच्छा है उनके लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रखा। और एक मूवी जो शायद ये जवानी है दीवानी की बहुत पहले आई थी, जी जी उसमें जी। भी एक डायलॉग था कि बनी जितना भी ट्राई कर लो, कुछ ना कुछ तो बाकी रह जाता है। तो यूपीएससी की बिल्कुल जर्नी भी ऐसी है। बिल्कुल बिल्कुल। सब्जेक्ट्स इतने डायनामिक हो गए, एक तो लेंथ बहुत है ऑप्शनल्स की, 7 से 8 महीने उसको खत्म होने में लग रहे हैं। बिल्कुल। प्लस अगर वो डायनेमिक है तो आपको नहीं पता कि इंडियन एक्सप्रेस में क्या आ जाएगा, हिंदू में क्या आ जाएगा, मिंट से हम क्या उठा सकते हैं, कई ना कई चीज़ें यहाँ पे आती रहती हैं। एंथ्रोपोलॉजी वहाँ पे आपका सेवियर बन जाता है। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी पॉइंट आपको बताया जी। कि 85% ये सब्जेक्ट स्टैटिक है, और जो 15% यहाँ पे डायनेमिसिटी देखने को मिलती है, वो एग्जामिनर आपसे कभी भी यहाँ नहीं पूछने वाला है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में कोई मुद्दा चल रहा है, जी। उसके बारे में आप बताइए, कोई नया चेंज आया, कोई नया अमेंडमेंट आया, उसके बारे में डायरेक्टली नहीं पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी सेम सेक्स मैरिज का मुद्दा काफी जी। न्यूज में था। तो एंथ्रोपोलॉजी में ये डायनेमिक पोर्शन है, पर वो डायरेक्टली आपसे नहीं पूछेगा कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दी सेम सेक्स मैरिज जो भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है उसको आप यहाँ पे स्क्रूटनाइज कीजिए। वो आपसे कहेगा कि चेंजेस इन मैरिज को आप यहाँ पे कैसे समझते हो, उसके ऊपर एक कमेंट कीजिए। अब चेंजेस इन मैरिज 3 साल पहले भी कुछ ना कुछ आया, एलजीबीटी का मुद्दा 2018 में जजमेंट आया, और अभी भी वहां पे है, 3 साल बाद भी आएगा। तो आपके पास एक वाइडर स्कोप है, जरूरी नहीं है कि आप अभी न्यूज़पेपर में क्या पढ़ रहे हो उसको लेकर के चलो। तो डायनेमिसिटी जो है एंथ्रोपोलॉजी की वो काफी लिमिटेड है, सिलेबस भी शॉर्टर है, तो आप बहुत ही रिलैक्स वे में पढ़ सकते हो। और बेस्ट फायदा इसका क्या है जी। कि आपको आंसर राइटिंग के लिए ज्यादा टाइम मिलता है, रिवीजन के लिए ज्यादा टाइम मिलता है, और दूसरे सब्जेक्ट और जीएस का जो डायनेमिक पोर्शन है उसको भी आप आसानी से खत्म कर सकते हो। ओके, तो मतलब ये जो डायनामिक प्रॉब्लम जो आती है लोगों को आजकल एग्जाम में बच्चों को पढ़ने में कि सिलेबस बहुत ज़्यादा डायनामिक है, कुछ ना कुछ छूटता है, वो यहाँ पे नहीं होगा उनके वो यहाँ साथ। पे बिल्कुल नहीं होना। एक मेरा बहुत ही संवेदनशील सवाल है आपसे कि क्योंकि देश का जो माहौल चल रहा है, नूह में हिंसा हुई, राइट्स हुए, मणिपुर में इंसर्जेंसी हो रही है, एंथ्रोपोलॉजी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे हमारे सामने क्या सॉल्यूशन निकल के आता है? क्या देश की ऐसी समस्याओं में एंथ्रोपोलॉजी यहाँ पे कोई सॉल्यूशन देता है? एंथ्रोपोलॉजी की अगर आप बात करें तो हम बेसिकली कहते हैं कि ये स्टडी ऑफ मैन है, जी। और जितनी भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो रही है वो इंसान की बनाई हुई प्रॉब्लम है या इंसान के साथ कंसर्न बिल्कुल। प्रॉब्लम्स हैं। तो नो का मामला लीजिए या फिर हम मणिपुर की बात करते हैं, इन सबको सेंटर अराउंड करता है कोई ना कोई एंथ्रोपोलॉजी का मामला। इवन अगर आप पंजाब में थोड़े समय पहले इंसर्जेंसी देखते हो, नॉर्थ ईस्ट में अपार्ट फ्रॉम मणिपुर इंसर्जेंसी के मामले आते रहते हैं, साउथ में कई बार लिंग्विस्टिक इशूज हमारे रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को एंथ्रोपोलॉजी बहुत ही कोर में अंडरस्टैंड करती है कि रिवाइटलाइजेशन के किस तरीके के मूवमेंट यहाँ पे हो रहे हैं। बेसिकली ये सारे के सारे मूवमेंट अगर आप देखोगे तो किसी न किसी एथनिक कंपोनेंट के साथ जुड़े हैं। मुद्दा या तो रेशियल होगा, या तो लिंग्विस्टिक होगा, या तो किसी के डिस्टिंक्टिव कल्चर की आइडेंटिटी के साथ जुड़ा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल मणिपुर में हर एक सब्जेक्ट ने कवरेज की कि ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट इसका क्या है, इसका सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या हो सकता है। पर इन द सेंटर ऑफ एवरीथिंग जो मणिपुर का मुद्दा स्टार्ट हुआ वो था कि माइतीज को रिजर्वेशन चाहिए था, बिल्कुल। वैलीज में कंसंट्रेटेड है पॉपुलेशन, और हिल पे जो ट्राइब्स हैं यानी कि कुकीज और नागाज वो इस चीज़ को मना कर रही हैं हाँ। कि बहुत ही डेवलप पहले से हैं और मेनलैंड पॉपुलेशन के वाला उनका रिलीजन है, हिंदुज़म को यूजुअली फॉलो करते हैं, तो उनको आप शेड्यूल ट्राइब कैसे डीम कर सकते हो। तो इसके ऊपर जो सोल्यूशन आप देखते हो 1965 में एक लॉ सेक्रेटरी थे बी एन लोकुर साहब, ओके। उन्होंने एक राय बता दी थी, 5 क्राइटेरिया दे दिए थे जी। कि अगर कोई भी ट्राइब इन क्राइटेरिया को फॉलो करती है तब तो आप उनको एसटी का स्टेटस दोगे वरना नहीं दोगे। नो के मामले में आप किसी भी मामले में कहो जी। तो जो फंडामेंटल एथनिक इश्यूज होते हैं उसको आप एथनिक वे में ही आंसर कर सकते हो, और ये सारी चीजें आप सीखते हो और पढ़ते हो एंथ्रोपोलॉजी के सब। मतलब एंथ्रोपोलॉजी देश के संवेदनशील मामले उनको भी कवर यहाँ पे कर लेता है, उनके भी सॉल्यूशन इसमें देखने को मिल जाते हैं। डेफिनेटली। एक और एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे उठता है, जैसा आपने भी बताया कि देश की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, एक बड़ी आबादी है, उसका आपने जो स्टैटिक्स हैं जो उसके डेटा है वो भी बताया। इसकी बात
ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में बात हम नहीं देखते हैं कि किसी और ऑप्शनल में हो रही हो या किसी और सब्जेक्ट में हो रही हो, लेकिन यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी इसमें कैसे अपना योगदान देता है उसके अंदर, क्योंकि इसका जो बातचीत है और जो ट्राइबल पॉपुलेशन की बात है वो सामने आती है। किस तरह से एंथ्रोपोलॉजी इसमें अपना पार्ट प्ले करता है? बिल्कुल, अगर हम यूपीएससी में भी बात करते हैं तो हम हमेशा अपने आंसर को जब एस्से लिख रहे होते हैं या फिर जीएस के आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन में हमें कुछ लिखना है, हिस्ट्री में लिखना है, तो अक्सर एक स्टेटमेंट बच्चे मेंशन करते हैं कि इंडिया इज़ अ मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर। यहाँ पे कल्चर आपको इतनी डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, इतने रिलीजन्स हैं, इतनी लैंग्वेजेज़ हैं, पर उस डाइवर्सिटी के बीच में जो लगभग देश का 8.6, अगर आप अभी लेटेस्ट सेंसस नहीं आया, मे बी 9% के ऊपर, तो लगभग जो 10% का हिस्सा है जो ट्राइबल पॉपुलेशन जी हमारी बिलोंग करती है, उस वाले डाइवर्सिटी के पार्ट को तो हम पढ़ ही नहीं रहे होते। हमारी हिस्ट्री की किताबों में कुछ एक मूवमेंट्स का जिक्र आ जाता है कि मुंडा रिवॉल्ट बिल्कुल। कैसे हुई, संथाल रिवॉल्ट कैसे हुई, अलग अलग तरीके के रिवॉल्ट के बारे में हम पढ़ लेते हैं। पर जो ट्राइबल कल्चर है वो अपने आप में बहुत यूनिक है। आप उनके बीच में मैरिजेस को देखेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा हमारे स्क्रिप्चर से मिलती जुलती। फॉर एग्जाम्पल, आप महाभारत की अगर आप बात करते हो, महाभारत में भीष्म पितामह ने अम्बा, अम्बालिका और अंबिका को अपने साथ में ले गए और विचित्र जी वीर्य जो जी जी शांतनु जी के पुत्र थे उनके साथ उनकी मैरिज करवाई। तो ये मैरिज बाय कैप्चर इंडिया के मेनलैंड पॉपुलेशन में आपको देखने को नहीं मिल रही है, पर हाँ ट्राइबल काउंटर पार्ट इसको अभी भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। सिमिलरली कृष्ण जी की अगर आप बात करते जी हो, वो भी महाभारत में आप देखते हो कि किस तरीके से रुक्मी को हरा के, जो रुक्मिणी जी के भाई थे, जी इलोपमेंट करते हैं, यानी कि भगाकर साथ में ले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ट्राइबल्स के बीच में, इवन मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज जो आपको देखने को मिल रहा है, लाइक लिव इन मैरिजेस, उसके कोरस्पॉन्डिंग भी एक मैरिज सिस्टम है जिसको आप कहते हो मैरिज बाय ट्रायल और मैरिज बाय प्रोबेशन। प्रोबेशन वाला पीरियड होता है, जब तक ठीक चला तो ठीक, वरना फिर टाटा बाय बाय। जी तो इतने रिच कल्चर को हम टोटली इग्नोर कर रहे होते हैं, पर एंथ्रोपोलॉजी 5 डोमेन्स में बटा हुआ है यूपीएससी में, और 25% कवरेज वो इस ट्राइबल कल्चर की करता है। और जब आप आंसर लिखते हो, किसी भी जीएस पेपर में भी लिखोगे या इंटरव्यू पैनल के सामने आप बैठे हो, तो बहुत ही होलिस्टिक होने वाले हैं और पूरे डाइवर्सिटी को कवर करेंगे। बिल्कुल। मेरा शायद जो अगला सवाल है उसमें ये भी एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट प्ले करता होगा। मेरा सवाल उसमें ये है कि बाकी ऑप्शनल से अगर कंपेयर किया जाए एंथ्रोपोलॉजी को, तो यहाँ पे स्टूडेंट की एक तरह से फर्स्ट चॉइस निकल के आ रहा है सामने। तो ऐसा इसमें और क्या है, क्योंकि ये तो एक इसमें पॉइंट हो सकता है कि ये हमारे जो भारत के संवेदनशील मुद्दे हैं उनको भी कवर करता है, आपको इतिहास से भी इसका प्रमाण देखने को मिल जाता है। बाकी और ऐसी क्या चीज़ें हैं कि फर्स्ट चॉइस बनाया हुआ है इस समय पे एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल हमारे स्टूडेंट्स का? जो सबसे पहले हमने डिस्कशन किया वरुण जी, कि इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा है ये सब्जेक्ट। आपके इंटरेस्ट की चीज़ यहाँ पे है क्रिमिनोलॉजी। हमारे साथ टीम यहाँ पे बैठी हुई है जो कैमरा और स्टूडियो को यहाँ पे मैनेज कर रही है, उनके लिए यहाँ पे डिजिटल मीडिया एंथ्रोपोलॉजी आपको देखने को मिल रहा जी होता है। साथ ही साथ अगर आप एस्पिरेंट्स के पक्ष से बात करते हो, तो कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा फैक्ट लोडेड हो जाते हैं। इस डेट में ये हुआ था, इस तारीख को, इस महीने में बाबर हुमायूं, कहीं पे करेक्ट बहुत सारी थ्योरीज है, मार्क्स ने ये कहा, वेबर ने ये करेक्ट कहा, हमें क्या मतलब किसी ने क्या कहा। हमें आज के जनरेशन को, जो हम जेनजी किड कह के बुलाते हैं, जनरेशन एक्स जो जेड हमारी जी आ जी चुकी जी है, जेड आ उनको चुकी है। प्रैक्टिबिलिटी चाहिए, एप्लीकेशन क्या है ऑन द ग्राउंड किसी भी चीज़ का। तो ये चीज़ें बाकी डोमेन्स में काफ़ी इग्नोर्ड हैं। एंथ्रोपोलॉजी में आप जब किसी भी चीज़ को पढ़ते हो तो हम एक फ्रेज यूज़ करते हैं कि इट इज़ फ्री ऑफ टाइम एंड स्पेस। ये समय और जगह के परे होकर के किसी को भी पढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट में, सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में किसी चीज़ को भी आप पढ़ोगे तो वो आज के समाज के हिसाब से चीज़ों को पढ़ रही होती है, या फिर जो हमारी मेनलैंड पॉपुलेशन है उनको पढ़ रही होती है। पर एंथ्रोपोलॉजी में हमारी पढ़ाई का सिलसिला शुरू होता है 4.6 बिलियन ईयर से। प्री हिस्टोरिक सोसाइटीज़ को, अर्थ फॉर्मेशन, रॉक कैसे बनी, जी जी वहाँ जी से हम शुरू करते हैं, और आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में मणिपुर में क्या हो रहा है वो भी हमारा कंसर्न। और अगर पॉपुलेशन की आप बात करो तो सारे लोग यूजुअली बात कर होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, डेमोक्रेसी की, हमारी अपनी सोसाइटी की। अगर सोशियोलॉजी में आप जाते हो, एंथ्रोपोलॉजी ट्राइबल्स को भी पढ़ रहा है, फोक सोसाइटीज़ को भी पढ़ रहा है, पीजेंट्स को भी पढ़ रहा है, विमेन, चिल्ड्रन, हर एक सेक्शन के ऊपर। तो कोई जगह हमने नहीं छोड़ी हुई है, और कोई पॉपुलेशन नहीं छोड़ी है, और कोई टाइम फ्रेम यहाँ पे हमने नहीं छोड़ा हुआ है। करेक्ट तो इसीलिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट एलिमेंट यहाँ पे आ जाता है। प्लस जो सक्सेस के फैक्टर है वो तो बच्चों को स्टैट सबसे पहले दिखाई देते हैं, यस तो करेक्ट चुनना बिल्कुल ही उनके हाथ में होता है। पर ये सारे जो ल्यूक्रेटिव फैक्टर्स हैं वो एंथ्रोपोलॉजी को पहली पसंद बनाता है एस्पिरेंट्स के। करेक्ट। मतलब ये मान लें एक तरह से कि फ्रॉम द बिगिनिंग टू द प्रेजेंट जो अभी चल रहा है उसके लिए लगातार एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल जो है उसको सब सारी चीज़ों को कवर करता है। और जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी एस्पिरेंट हैं, चाहे वो किसी भी एरा में पढ़ना चाह रहे हो, जो भी वो उनका इंटरेस्ट हो, इसलिए वो उनका एक मेजर इंटरेस्ट बना हुआ है इस समय पे एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल। बिल्कुल। मेरा आपसे अगला सवाल, क्योंकि ये जो स्टडी है एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल की, ये ह्यूमंस का भी इसमें एक तरह से उन्हीं की स्टडी है। ह्यूमंस में रिलेशनशिप्स होते हैं, और जो रिलेशनशिप होते हैं उनमें उनमें बहुत सारे इश्यूज भी होते हैं, चाहे आपकी दोस्ती का रिलेशनशिप है, आपका मैरिटल रिलेशनशिप है।
किसी आपके फैमिली के साथ में रिलेशनशिप है, रिलेटिव्स का है, इसके जो इश्यूज आते हैं उसमें एंथ्रोपोलॉजी ऐसा क्या सॉल्यूशन देता है? क्या वो इनको भी मिटिगेट करता है? क्या वो इनको भी इसमें कुछ उपाय बताता है जिससे ये जो इश्यूज हैं उनको ख़त्म किया जा सके? एंथ्रोपोलॉजी वरुण जी सबसे पहले तो क्या करती है, हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को बहुत अच्छे तरीके से एक्सेस करती है। तो जब आप कॉग्निटिव वे में मेंटल प्रोसेसेस को समझ जाते हो तो आप वैसे ही किसी न किसी प्रॉब्लम के जड़ को पकड़ जी। लेते हो और फिर उसको सॉल्व करने में इनेबल हो जाते हो। तो रिश्ते आपने बहुत ही सही कहा, चाहे वो दोस्ती के हों बिल्कुल। या फिर किसी भी प्रकार के हो, पेरेंट्स के और चाइल्ड के बीच में हो, या फिर अगर आप बॉर्डर के आसपास देखो, हमारे नेबरिंग जो कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे रिश्ते होते हैं, करेक्ट। वो भी कई बार बहुत ट्रबलसम हो जाते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में एक पार्ट है जहाँ पे हम साइको एनालिटिकल स्टडीज़ को करते हैं, यानी कि आप साइकोलॉजिकल वे में किस तरीके से जो हमारी अर्ली अपब्रिंगिंग होती है, जो हमारे अर्ली एक्सपीरियंसेस जी। होते हैं, वो कैसे हमारे लेटर बर्ताव में, बिहेवियर में ट्रांसलेट होते हैं, ये सारी चीज़ों को आप पढ़ते हो। फॉर एग्जांपल जापान की पॉपुलेशन को अगर आप देखो, हम कहते हैं कई बार कि बहुत डिसिप्लिन्ड है। कहीं की पॉपुलेशन को आप देखते हो कि उनके बीच में फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप आँखों में आँखें डाल के किसी को देख रहे हो, तो कई सोसाइटीज़ में ये एक स्टैंडर्ड तरीका होता है बात करने का। जी। पर अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो ये थोड़ा रूड, एरोगेंट बिल्कुल। वे में इसको देखा जाएगा कि आप आँखों में आँखें डाल के देख रहे हो। तो जब हमको ये कल्चरल एस्पेक्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग होती है, Correct. साइकोलॉजिकल एनालिटिकल स्टडीज हमें पता होती पता है, हो। तो हम किसी भी तरीके के चीज़ों को, इश्यूज के पीछे कोई ना कोई आपके मन में दुविधा चल रही होती है, वो ट्रांसलेट होती है आपके फ्रस्ट्रेशन, बिहेवियर बिल्कुल। या फिर किसी भी Correct. प्रॉब्लम के। तो आप जब मेन मुद्दों को जड़ से पकड़ लेते हो तो आप उसके रिजल्ट को मिटिगेट कर सकते हो, प्रभाव को मिटिगेट कर सकते हो, रिजल्ट को साइडलाइन कर सकते हो। ये बात हुई पूरी एंथ्रोपोलॉजी की और आपने बहुत ही अच्छे से इसको समझाया। अब बात कर लेते हैं कि हमारा जो स्टडी आईक्यू का जो आपका कोर्स है एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल का, उसमें हम ऐसा क्या दे रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स को कि जो उनकी फर्स्ट चॉइस है वो बना हुआ है इस समय पे? क्या है स्टडी आईक्यू के इस पूरे पैकेज में, इस कोर्स में? बिल्कुल, बहुत अच्छे समय पे आपने ये सवाल पूछा क्योंकि आज 11th ऑफ अगस्त है जी बिल्कुल। एंड आज के ही दिन यहाँ पे हमारा 11 to 15 जो इंडिपेंडेंस डे पूरा वीक है, वहाँ पे एक सेल स्टार्टेड है, आज़ादी का अमृत महोत्सव हम यहाँ पे बिल्कुल। मना रहे हैं और उसके तहत जो ऑप्शनल के प्राइजेस है वो आपको 12,999 पे यहाँ पे मिल रहे हैं। डिलीवरेबल्स की अगर आप बात करो, जैसा आपने जिक्र किया, तो एंथ्रोपोलॉजी में सोर्सेज बहुत स्कैटर्ड है, तो हमने क्या किया है 17-18 स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को मिला करके और उसके साथ जो भी रिसर्च पेपर लेटेस्ट आते हैं उनको कंपाइल करके क्रक्स बना रहे हैं, जो आपका बेसिक स्टडी मटेरियल है, और उस क्रक्स को पढ़ने के बाद आपको किसी भी दूसरे सोर्स पे जाने की जरूरत नहीं होती है। Okay. अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है कि टीचर की बातों को हम सुने या फिर नोट्स बनाए। बनाए, बड़ी दिक्कत होती है इसमें। तो हमने एक एक्सपर्ट वहाँ पे मेंबर को रखा हुआ है जिन्होंने मेंस को भी निकाला है, इस साल का प्रीलिम्स जो कि बहुत दुविधा बना हुआ था उसको भी उन्होंने क्रैक Okay. किया हुआ है, एंड वो बेसिकली आपके लिए बहुत ही ल्यूक्रेटिव हैंड रिटन नोट्स बना रहे होते हैं, बहुत ही विविड होता है, कलरफुल होता है और कई सारे डायग्राम्स और पिक्चर जो वहाँ पे यूज है, अगर आप उसको आंसर में यूज करते हो तो आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ क्लास नोट और पीपीटी जो है वो भी आपको मिल रही होती है। अलॉन्ग विद दैट 14 टेस्ट पेपर यहाँ पे इंक्लूडेड है, इसमें से 8 सेक्शनल और 4 फुल लेंथ टेस्ट पेपर है जो एग्जाम लाइक कंडीशन में आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं, आपकी प्रिपरेशन को ट्रैक करते हैं। तो ये रही सारी एक समराइज वे में चीज़ें। बाकी कोर्स में और भी बहुत कुछ है बिल्कुल। जिसको जानने के लिए आप हमारे किसी न किसी यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हो। तो उत्कर्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। आपकी क्लास भी है और आप लगातार पढ़ा रहे हैं हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको, उन्हें आपसे पढ़ के बेहद ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है और बेहद ज़्यादा वो उसमें सीख भी रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा उनका इंटरेस्ट जो है वो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन में बढ़ भी रहा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पे आपके जो फैकल्टी हैं, जो आपके एक पसंदीदा फैकल्टी हैं उत्कर्ष सिंह एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के, उन्होंने आपको बता दिया यहाँ पे सब कुछ, अपने कोर्स के बारे में भी बता दिया स्टडी आईक्यू के, और साथ ही साथ में एंथ्रोपोलॉजी के आपके जितने भी डाउट्स थे, सवाल थे, उन सबको भी आज क्लियर कर दिया है। इसी के साथ आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के देखेंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे कोर्सेज मिल जाएंगे। एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल का भी कोर्स होगा, स्टडी आईक्यू के बाकी और भी कोर्सेज होंगे, और साथ ही साथ जो इंडिपेंडेंस डे सेल के बारे में उत्कर्ष सिंह आपके जो सर हैं उन्होंने बताया है, इसको भी आप यहाँ पे जाके लिंक्स को क्लिक कर सकते हैं, अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी अपना कोर्स परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। धन्यवाद। स्टडी आईक्यू IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।